Hello dear students, good morning. Today we will see the chapter number 8 of Hindi. The title of the chapter is सुधा मूर्ति। अब इस चैप्टर में महिलाओं का जो स्थान आज के समय में है और पुराने पिछले कुछ सालों में महिलाओं का स्थान क्या था उसके बारे में बात की गई है। अब आज के ज़माने में बात करें तो महिलाओं का स्थान पुरुष के समकक्ष हो गया, महिला जो है पुरुष के समकक्ष मानी जाती है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना था, उनको खाली घर का कामकाज करना था, ठीक है। पति की सेवा करना, अपनी सास ससुर की सेवा करना, घर का कामकाज, बस यही उनकी दुनिया थी। बच्चे संभालना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन आज की महिला क्या है कि पुरुष के समकक्ष हो गई है। आज की महिला मॉडर्न गर्ल, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न वुमन, जॉब कर रही है, घर भी संभाल रही है। आज तो वो हवा में तैर रही है, अवकाश में जा रही है, ठीक है। कई ऐसी सारे क्षेत्र है, कई ऐसी सारी फील्ड है वहाँ जहाँ महिलाओं ने अपना मुकाम हासिल किया है। स्त्रियां जो है पुरुषों के बराबर शिक्षा एवं विकास के अवसर में भी उपलब्ध है। वुमन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो सच में आज के ज़माने में वुमन एम्पावरमेंट देखा जाता है। तो आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है। आज के ज़माने में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और कुशलता भी प्राप्त कर रही है, अपना नाम भी कमा रही है। आज अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपना नाम कमा चुकी है, जिसका नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे हो, या स्पेस रिसर्च सेंटर में हो, या डॉक्टरी लाइन में हो, या साइंटिस्ट हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे आपको महिलाएं दिखेंगी ही। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लिंगवाद, जाति भेद, ये सारी चीज़ें मानी जाती थी। लेकिन आज महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। पहले के समय में लिंग परीक्षण किया जाता था। महिलाओं को क्या वो हम बोलते हैं ना, वो गुजराती में कि સાપનો ભારો है ना, સાપનો ભારો समझવામાં આવતી હતી। लेकिन इसलिए लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आने चाहिए। तो ये जो प्रस्तुत लेसन ये जो लेसन है, इस लेसन में सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों, सुधा मूर्ति ने अपने जीवन काल में अलग अलग ऐसे कार्य किए जिससे यह बात सिद्ध होती है कि महिलाएं आज के ज़माने में पीछे नहीं है। तो हम लेसन की शुरुआत करते हैं। लेसन की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो बात है अप्रैल 1974 की है, ठीक है। सन 1974 की ये बात है, जब बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान की छात्रा सुधा कुलकर्णी नोटिस बोर्ड पर टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी, उस समय उसका नाम टाटा ऑटोमोबाइल टेल्को के नाम से जानी जाती थी, उसका विज्ञापन देखती है। और जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी, ठीक है। और विज्ञापन में एक जो पूरा विज्ञापन था और जो एडवर्टाइजमेंट था, उस एडवर्टाइजमेंट के एकदम नीचे छोटे अक्षरों में एक वाक्य लिखा था। और वो वाक्य जब सुधा कुलकर्णी जब वो वाक्य पढ़ती है, तब वो वाक्य पढ़ के वो हचमचा जाती, उसको दुख होता है। अब वो वाक्य क्या था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, ठीक है। वो क्या था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, वो कंपनी में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, वो बस पुरुष उम्मीदवार ही चाहते थे। तो उसने वो एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, लेकिन वो वहीं लिखा था। सुधा कुलकर्णी जो थी उसको नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना, क्योंकि वो उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए
छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी और वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती। उसको यहाँ पे जो शिक्षण ले रही थी वो शिक्षण पाने के बाद वो विदेश में जाके आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन उसे क्या गलत लगा, वहाँ पे गलत लगा उसको कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता की जो बात हुई थी वो बात सुधा सहन नहीं कर पाती है और वह एक पोस्टकार्ड पर कंपनी के प्रमुख JRD टाटा के नाम पत्र लिखती है कि टेल्को कंपनी जो है, जो पूरे भारत देश में सबसे बड़ी कंपनी है, उसके द्वारा स्त्री पुरुष के बीच इस प्रकार का भेदभाव रखा गया है, उससे वह हैरान है। तो टेल्को जैसी कंपनी ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है ना। टेल्को जैसी कंपनी में ऐसा जो भेदभाव है वो कैसे हो सकता है। इसके बाद वो क्या करती है कि सुधा मूर्ति जो है पत्र भेजने पर, अब उसने JRD टाटा को, उसके जो प्रमुख है मतलब उसके जो प्रेसिडेंट है, उनको पत्र तो लिख दिया, लेकिन 10 ही दिन में ही उसे जब कंपनी को तार मिलता है और उनको जो पत्र मिलता है उसके 10 दिन के बाद सुधा को कंपनी के खर्च पर पुणे में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार मतलब मीटिंग करने के लिए वहाँ बुलाया जाता है, उसको आमने सामने बैठ के बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है। अब वो पुणे पहुँचती है, ठीक है। पुणे कंपनी ने जो खर्चा भेजा है वो खर्चे पे वो पुणे पहुँचती है और साक्षात्कार के समय वह पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर उसको, मतलब वो JRD टाटा है, ठीक है, और सुधा मूर्ति, उन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्जेशन होता है और उन कन्वर्जेशन में उसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और वो जो उसको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्नों के वो सही उत्तर देती है। पर उससे कहा जाता है कि फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। मतलब मुख्य कार्यस्थल मतलब जो मेन कार्यस्थल है, फैक्ट्री का जो मेन कार्यस्थल है, कंपनी का जो मेन कार्यस्थल है, वहाँ पे महिला की नियुक्ति नहीं होती। पर सुधा जो है, मतलब जो सुधा है, वो अपने तर्क से अधिकारी को सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आप मना करोगे, फिर दूसरी कंपनी मना करेगी, तो ऐसे करके तो महिलाएं आगे आ ही नहीं सकेगी। तो कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो ये तर्क, सुधा मूर्ति का ये तर्क जानकर अधिकारी जो है वो सोच में पड़ जाता है और टेल्को कंपनी उसको इंजीनियर के पद पर वहाँ पे नियुक्त करता है। उसकी ये तर्क से, ये जो दृढ़ता से ये कहती है, ठीक है, तो उसे क्या वहाँ पे इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। तो सुधा जो है टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी। सुधा को वहाँ पे वो पहली ऐसी महिला इंजीनियर थी वो पहले ऐसी महिला थी जिसको टेल्को कंपनी में जॉब मिली। उससे पहले किसी महिला ने टेल्को कंपनी में काम किया नहीं था। अब काम क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये लोग किसी महिला को वहाँ पे रखते ही नहीं थे, महिला उम्मीदवार को वहाँ रखते ही नहीं। लेकिन सुधा मूर्ति ने जो तर्क वितर्क किया उनके सामने, उनके साथ जो कन्वर्जेशन किया, उसके बाद उनको लगा कि नहीं, महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए और उसकी वजह से उन्होंने सुधा मूर्ति को वहाँ पे इंजीनियर के पद पे वहाँ पे क्या किया, इंजीनियर के पद पर वहाँ पे उनको नियुक्त किया गया। अब सुधा टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी और उनका विवाह टेल्को में कार्यरत नारायण मूर्ति से हो जाता है और वे सुधा मूर्ति बन जाती है। ठीक है, सुधा कुलकर्णी से अब वो सुधा मूर्ति बन जाती है। तो 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद, ठीक है, 8 साल तक वहाँ अपनी सेवाएं देती है और 8 साल अपनी सेवाएं देने के बाद वे कंपनी को त्यागपत्र मतलब रिजाइन देकर वहाँ नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी खोलती है और 1996 में वो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी बन जाती है। तो दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।